हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? ऑल ऑफ यू गुड। सो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की रिवीजन चल रही है हम लोगों की। एक लेक्चर हम कर चुके हैं एडी और एएस के बेसिक कंसेप्ट्स, जहां पे पढ़ा हमने कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस की। आई होप समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, रिवाइज सारा आपको हो गया होगा बेसिक। आज की क्लास में क्या करेंगे? आज इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, इस क्लास में हम ये करेंगे। तो ये सारा रिवाइज करने के बाद एक न्यूमेरिकल पोर्शन और बचा है, जहां पर ये है कि हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल, या हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम थ्रू एडीएएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है बड़े मार्क्स में। तो आज की क्लास को अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है। सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की एडी और एएस का नेक्स्ट चैप्टर, इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो बेटा, आप ये चैप्टर कर चुके हो अच्छे से, सिर्फ रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए चीजें याद आनी चाहिए, और याद कैसे आएंगी आपको ध्यान से सुनना, मैं याद दिलाऊंगा। तो जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन वहां होता है, या इक्विलिब्रियम एक इकोनॉमी का वहां होता है, जहां पर इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाए। जहां एडी और एस बराबर आ गया, वहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी बेटा कि अगर एडी और एस बराबर होंगे, एज वी नो कि एडी होता है सी प्लस आई और एएस होता है सी प्लस एस। इस इक्वेशन से पता चलता है कि आई और एस अगर बराबर हो, यानी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग बराबर हो, तो भी इक्विलिब्रियम होता है। इसलिए यहां पर इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच है, एडी एंड एएस अप्रोच और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्लान्ड सेविंग अप्रोच, दोनों बराबर होने चाहिए। वहां पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम। हम किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? हम इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम का क्या होगा? डिटर्मिनेशन, हम बोलते हैं इसको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक तरह से। तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन वहां पर होगा जहां पे एडी और एस बराबर होंगे, सिंपल। इसलिए हमने बोला कि हमारे पास दो अप्रोच है, एक एडीएस अप्रोच, दूसरी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सिंपल। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले बताएं आप इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कहां होता है, मीनिंग बता दें इक्विलिब्रियम का। According to Keynes, J.M. Keynes, equilibrium level of income and employment determined at that point where C plus I यानी कि AD equal to AS। क्वेश्चन बन सकता है explain consumption plus investment approach। तो ADS अप्रोच ही बतानी है आपको, सिंपल। C plus I क्या होता है? AD होता है। मीनिंग के बाद बताओगे कंडीशन, इक्विलिब्रियम कब होगा? जब AD बराबर AS होगा। अजम्पशन भी जरूरी है। अजम्पशन ये थी कि इक्विलिब्रियम जो हम निकाल रहे हैं वो शॉर्ट पीरियड में निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट है, प्राइस लेवल रिमेन कांस्टेंट है। उसके अलावा एक अजम्पशन और है कि हम टू सेक्टर मॉडल लेके चल रहे हैं, नो गवर्नमेंट सेक्टर, नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स इट। ये चार अजम्पशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक टेबल, उसके बाद डायग्राम बनेगा। टेबल आपकी चलती आ रही है पुरानी, जो चैप्टर नंबर 7 में थी। सेम रूल, सेम फंक्शन। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ेगा। 90 से आप बढ़ाओ। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जरूर लेके चलना है आपको, सी बार। इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, ध्यान रखें, ये हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक में किया था, एडी वाले टॉपिक में, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट। सेम फंक्शन यहां अप्लाई कर रहे हैं। सी प्लस आई करेंगे, एडी आ जाएगा। सेविंग निकाल लेंगे इनकम माइनस कंजम्पशन से, उसके बाद सी प्लस एस करेंगे तो आपके पास एएस आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, जहां पे एडी और एएस बराबर आएगा 200 पे, ये आपका इक्विलिब्रियम है। एडी इक्वल टू एएस, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वो हमारा आ गया। उससे पहले देखो, उससे पहले अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। ध्यान से देखो, तो लिखा हमने एडी इज मोर देन एएस। इक्विलिब्रियम के बाद देखें तो एएस ज्यादा है एडी से,
तो हमने क्या लिखा, एडी लेस देन एएस। पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि अगर एडी मोर देन एएस होगा तो क्या एडजस्टमेंट इकोनॉमी को करनी होगी, अगर एडी लेस देन एएस होगा तो क्या एडजस्टमेंट इकोनॉमी को करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द कंडीशंस। एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ एडी एंड एएस अप्रोच। कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए, कंडीशन क्या है, एडी इक्वल टू एएस, तो एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन ये करना है कि अगर एडी मोर देन एएस हुआ तो क्या होगा, अगर एडी लेस देन एएस हुआ तो क्या होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन जरूर बन जाता है, तो आप ध्यान रखें। एक्सप्लेन कैसे करना है, डायग्राम सिंपल है, एडी आपका ओरिजिन के ऊपर से शुरू होगा, डिस्टेंस जो है सी बार का नहीं है, ध्यान रखें, इसमें सी बार भी है और आई बार भी है, ये मिलाकर आपका ए बार बनता है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। एडी बराबर एएस जहां पर होगा उसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ब्रेक इवन मत लिख देना दोस्तों, बच्चे लिख देते हैं ब्रेक इवन। उसके बाद एडी कम है, एएस ज्यादा है, सिंपल। अब एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम को। एक्सप्लेन करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द कंडीशंस। तो अगर एडी बड़ा होगा एएस से, वेरी सिंपल, अगर एडी बड़ा होगा एएस से, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एडी बड़ा है एएस से, इसका मतलब यह है कि सी प्लस आई यानी कि एडी बड़ा है एएस से, एएस मतलब वाई मान लो आप। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बहुत आसानी से इसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कंडीशन क्या है कंट्री में और क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन शो करती है कि सी प्लस आई ज्यादा है, मतलब हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फर्म का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों बहुत ज्यादा है। इतनी आउटपुट कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ये सिचुएशन है इस टाइम। When AD is more than AS, it shows that कि household and firm both are consuming more than the available output in the economy. तो इस समय पर इन्वेंट्री जो होगा, इस पे क्वेश्चन बनता है, इस समय पर जो इन्वेंट्री होगा, स्टॉक होगा, वो कम पड़ रहा होगा, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इन्वेंट्री को बढ़ाना है। इन्वेंट्री को बनाने के लिए फर्म क्या करेंगी, इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए फर्म प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। उल्टा ना लिखें कि प्रोडक्शन कम होगा, रट्टा ना लगाएं। एडी मोर देन एएस है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, ऑब्वियस बात है, इन्वेंट्री बहुत कम पड़ा होगा, उसको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन को फर्म बढ़ाएंगे। कब तक, जब तक एडी बराबर एएस नहीं है। देखो लिखा है ना, फर्म विल इंक्रीज द आउटपुट, कब तक, जब तक एडी बराबर एएस नहीं आता। इस समय पर जो इन्वेंट्री है हमारे पास कम है, उसको बढ़ाना है। समझ में आया, बहुत सिंपल है। एग्जैक्ट इसका अपोजिट, इफ एडी लेस देन एएस, उसमें लिख दो सी प्लस आई कम है आपका इससे, आउटपुट से। इसका मतलब हाउस होल्ड और फर्म जो है वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, आउटपुट बहुत ज्यादा कंट्री में बन चुकी है, इन्वेंट्री एक्सेस मेंटेन हो गया, अब उस एक्सेस इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, तो और प्रोडक्शन मत करो, फर्म प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगी जब तक एडी बराबर एएस नहीं आता। बहुत सिंपल है, उल्टा समझ में आ जाएगा आपको, एक बार पहले वाला समझ में आ गया, उल्टा अपने आप समझ में आ जाता है। ये आपका पहली अप्रोच है। अब आपको इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दूसरी अप्रोच भी आ सकती है, जिसका नाम है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम सिर्फ एडी बराबर एएस पे नहीं होता, देखो आपको मैंने सिखाया था अभी कि अगर एडी बराबर एएस होगा तो वहां पर आपका सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस होगा, सी सी कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू एस से भी इक्विलिब्रियम बन सकता है। इसलिए हमारे पास सेकेंड अप्रोच है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, equilibrium level of income is determined at a level when planned savings equal to planned investment. कंडीशन होगी S is equal to I। कंडीशन के बाद assumption आपकी सेम रहेंगी जो EDS अप्रोच में थी, आप लिख सकते हो, बड़ा क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद दोस्तों टेबल सेम चलेगी, इनकम सेम, कंजम्पशन सेम, इन्वेस्टमेंट सेम, सेविंग सेम, एडी और एएस सेम। जरूरत नहीं है एडी और एएस की, बट हाँ इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर आती है वहीं पर ही एडी बराबर एएस भी होता है। तो यहां पे आपका आई और एस इक्वल आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम है। कौन सी इनकम पे आया, 200 पे आया, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अब आप जब डायग्राम बनाओगे
तो इक्विलिब्रियम दिखाओगे। इक्विलिब्रियम से पहले आप ध्यान से देखें, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है। इक्विलिब्रियम के बाद आपकी सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। इन कंडीशन को भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, पेपर में आ सकता है। तो पहले आप डायग्राम देखो। डायग्राम में आप बनाओगे इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। सेविंग नेगेटिव से शुरू है तो नेगेटिव से शुरू करेंगे। एस और आई जहां मीट करेंगे वो होगा आपका इक्विलिब्रियम, नॉट ब्रेक इवन। इक्विलिब्रियम से पहले आप देखें तो इन्वेस्टमेंट ऊपर है, सेविंग नीचे है, तो आई मोर देन एस। इक्विलिब्रियम के बाद अगर आप देखें सेविंग ऊपर है, इन्वेस्टमेंट नीचे है, तो एस मोर देन आई। सिंपल। अब पेपर में एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप कंडीशन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एस मोर देन आई में क्या लिखे। बेटा सिंपल तरीका है, आपको पता है ना एडी मोर देन एएस है तो क्या करना है। अगर ये पता है तो ये पक्का पता है। कैसे? एडी मोर देन एएस है मतलब सी प्लस आई मोर देन सी प्लस एस है, राइट? सही लिख रहा हूं मैं, सी सी कैंसिल हो गया तो आई मोर देन एस आया। अगर एडी मोर देन एएस पता है तो आई मोर देन एस आराम से आप बता पाओगे। अगर एडी लेस देन एएस पता है, इसका मतलब क्या है कि सी प्लस आई कम है सी प्लस एस से, सी सी कैंसिल हो गया तो आई लेस देन एस, मतलब कि ये। तो आई लेस देन एस में या एस मोर देन आई में आपको एडी लेस देन एएस वाली बातें ही बतानी है। सेम क्या बातें थी सर? सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से, इसका भी तरीका है। सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से मतलब कंजम्पशन नहीं हो रहा ना यार, कंजम्पशन नहीं हो रहा मतलब डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री मेंटेन हो रखा होगा, उसे कम करना होगा। तो इस केस में फर्म्स प्रोडक्शन को कम करेंगी। प्रोडक्शन को कम करेंगी तो फर्म्स की इनकम कम होगी। ऑब्वियस, इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स कम हो जाएंगी, और सेविंग्स को तब तक कम करेंगे जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती। आया समझ? एक बार फिर से, सर एस मोर देन आई था मतलब सेविंग्स बहुत ज्यादा थी, इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मतलब फर्म्स जो हैं या हाउस होल्ड जो है वो डिमांड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा मेंटेन हो रखा है, इन्वेंट्री जो है बहुत ज्यादा मेंटेन हो रखा है। तो प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है। प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री की इनकम रिड्यूस होगी, इनकम कम होगी, ऑटोमेटिकली सेविंग कम होगी, और सेविंग को तब तक कम करेंगे जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आना। अब केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 में क्या लिखा है कि सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो फर्म्स हैं इस समय पर, वो देखो हाउस होल्ड और फर्म दोनों की बातें बतानी है आप। एस लेस देन आई मींस क्या होता है? एस लेस देन आई मींस एडी मोर देन एस होता है, ये पता है आपको? इस तरह से आंसर लिखो। सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सेविंग्स कम है मतलब भाई कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होगा, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होगा तो डिमांड कंट्री में ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो इन्वेंट्री कम पड़ रहा होगा, इन्वेंट्री कम पड़ रहा होगा तो उसको बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए फर्म प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। इस तरह से सोचना, रट्टा नहीं लगाना। प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स को तब तक बढ़ाएंगे जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाए। तो इस तरह से आपको याद नहीं आ रहा, मान लो कि इसमें क्या लिखूं, तो आप एडी लेस देन एस को कनेक्ट करो इससे और फिर सोचो क्या लिखना है, आप लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल है बेटा, एडी और एस अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। उसके बाद आता है आपका इक्विलिब्रियम। सर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो अलग बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है वो अलग बात है। कीन्स बोलता है कि इक्विलिब्रियम जो है, कंट्री में जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी हो सकता है। अगर इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पर है तो बोलेंगे उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर कंट्री में इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम जो आया है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही आ गया, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आया, वो है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सिंपल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहली बात ये देखो, इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा है कि नहीं? इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा है तो सिंपल सी बात है बेटा कि एडी बराबर एएस तो होगा ही। सर फिर तो यहां पर भी बराबर होगा एडी और एएस के,
सर बिल्कुल होगा, कौन मना करता है आपको? एडीएस बराबर होगा सर, फिर तो यहां पर भी बराबर होगा सर, बिल्कुल होगा। इक्विलिब्रियम मतलब एडी बराबर एएस, इतना फर्क है बस। एडी बराबर एएस होगा लेकिन एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां पे एडी बराबर एएस होगा बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां एडी बराबर एएस होगा लेकिन आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? ये आपका टॉपिक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन एडी इक्वल टू एएस एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब कंट्री में सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है उस समय पर इक्विलिब्रियम आ गया, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, वहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। ऐसा कंट्री में हो नहीं सकता, बट एक अजम्पशन बेस्ड टॉपिक है। तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? सर सबसे पहले आप एएस और एडी बनाएं, जहां मीट करेंगे ऑब्वियस वो इक्विलिब्रियम है। इतना काम करना है बस, यहां पर लिख देना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अपने आप ही ये माना जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है आपका वो है ओ से लेके क्यू तक, और इस ओ क्यू लेवल पे इक्विलिब्रियम भी आ गया तो ये आपका है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वेरी वेरी सिंपल। अब अगर इस तरह से होता कि कंट्री में एडी और एएस जो है वो ये है, और यहां आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ओ से लेके क्यू तक अगेन, लेकिन हुआ क्या? ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट एडी रिड्यूस हो गया, ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट एडी रिड्यूस हो गया, एडी से एडी वन आ गया इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से। अब इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो यहां पर आ गया, पहले ई पे था अब ई वन पे आ गया। ये इक्विलिब्रियम को मैं बोलूंगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आया है। बोलो हाँ या ना? फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आया है इक्विलिब्रियम, ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। डिमांड फॉल क्यों हुई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट फॉल हो गई। तो इसे बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। देखो अब आगे कैसे लिखा हुआ है। It refers to a situation when AD equal to AS when the resources are not fully employed। जब सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की होगी, इसका मतलब यहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है, इसे बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। और यहां पे अगर आपसे पूछते हैं इस सिचुएशन पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है यहां से लेके यहां तक, क्यू से लेके क्यू वन तक, ये किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है? बेटा डिमांड नहीं है कंट्री में तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, यहां पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये इसका आंसर होगा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये इसका आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया? उसके बाद ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन एडी इक्वल टू एस, दोनों बराबर है, इक्विलिब्रियम है क्योंकि, बट बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है देखो, लेकिन एडी अगर बढ़ गया ड्यू टू इन्वेस्टमेंट की वजह से, नया एडी आ गया, अब इक्विलिब्रियम भी नया आएगा। इस नए इक्विलिब्रियम को बोलोगे आप ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहां पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बस इतना हो सकता है कि जो लोग काम करना चाहते ही नहीं है वो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यहां हो सकती है, इनवॉलेंट्री नहीं होगी। ये आपका है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो कीन्स बोलता है इक्विलिब्रियम तीनों सिचुएशन पे हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी, और ओवर एम्प्लॉयमेंट पे भी। तीनों आपको बता दिए विद एक्सप्लेनेशन, विद कौन सी टाइप का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगी। डायग्राम को प्रैक्टिस करके जाना, सिर्फ देखने से डायग्राम माइंड में तो छप जाता है, लेकिन जब एग्जाम में जाके करते हैं ना तब वो याद नहीं आता। तो जितने प्रैक्टिस, देखो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा, कोई भी टीचर ऐसे ही नहीं बोलता आपको प्रैक्टिस करके जाना। उनको पता है कि प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे पेपर में नहीं बनेगा। यार पेपर एक चांस मिलता है आपको, बस बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूं, एक चांस मिलता है। दोबारा पेपर दोगे बोर्ड का? नहीं, आप क्यों चाहोगे दोबारा? एक चांस मिलता है, तो एक चांस में रिस्क कैसा, क्यों रिस्क लोगे आप? समझ रहे हो? चलो, उसके बाद अब जो नेक्स्ट है आपका वो है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सबसे पहली चीज, मल्टीप्लायर होता क्या है? तो आप सबको पता है कि मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हो तो आपकी इनकम भी इंक्रीज होती है, और जो आपकी इनकम इंक्रीज होती है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितने मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज होगी उस मल्टीपल टाइम्स को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट।
यानी कि के। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। दोबारा देखो, मान लो गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, इंक्रीज किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी। तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट की इनकम में 1000 करोड़ का चेंज आ गया। तो गवर्नमेंट की इनकम 10 गुना बढ़ गई। यहां पे इस 10 गुना को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टी। कैसे निकाला? रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है उसे डिनोट करते हैं के से। ये होता है रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और एमपीसी का क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जान लो के का, 1/1 माइनस एमपीसी। इसी से एक और फॉर्मूला बन गया 1/एमपीएस। तो एमपीसी वाले फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हो कि एमपीसी और के का क्या रिलेशन है। डिफरेंस नहीं पूछा, रिलेशन पूछा है। तो आप बोलोगे देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन ऑफ एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसको आप प्रूव कैसे करोगे? क्योंकि हम जानते हैं कि एमपीसी की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, पता है सबको। तो के का फॉर्मूला हमारे पास है। अब तो आप क्या करेंगे? एमपीसी की वैल्यू ले लेंगे, एमपीसी की वैल्यू ले लेंगे 0 से लेके 1 तक। सिंपल, 0, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। लास्ट में वैल्यू आएगी 1। अब सारी वैल्यू लेना। आप के निकालोगे तो फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। सो सिंपल। अब 1/1 माइनस 0 करूंगा तो 1/1 आएगा और वैल्यू आएगी यहां पे मल्टीप्लायर की, यानी के की 1। फिर मैं मान लो 0.2 पे निकालता हूं, 1/1 माइनस 0.2 करूंगा, 1/0.8 आएगा, वैल्यू आएगी 1.25। चलो जी। उसके बाद मान लो यहाँ 0.5 होता, इस पे करता, 1/1 मैंने 0.5 करूंगा, 1/0.5 आएगा, ये आएगा 2 टाइम्स। लास्ट में मान लो 1 एमपीसी पे अगर मैं के निकालता हूं तो मेरा इनफाइनाइट आता है। आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ रहा है बेटा, जैसे जैसे एमपीसी बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। बोलो ये सुन। इसलिए हम बोलते हैं देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कम एमपीसी होगा उतना कम आएगा मल्टीप्लायर, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा आएगा इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे पूछते हैं कि एमपीएस का और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है, तो एज वी नो कि एमपीएस की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक लाई करती है। तो आप एमपीएस की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक ले लेना एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो के निकालोगे 1/एमपीएस होगा, 1/नॉट 0 करोगे नॉट डिफाइंड आएगा, उसके बाद 1/0.1 करोगे 10 टाइम्स आएगा, 1/0.2 करोगे 5 टाइम्स आएगा, लास्ट में 1/1 करोगे तो 1 आएगा। आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती जा रही है। बोलो यस? यस। अब एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आपने क्या देखा एमपीसी वाले में? क्या देखा कि के की मिनिमम वैल्यू आ रही थी बेटा जी 1। एमपीएस वाले में क्या देखा? यहां पर भी के की मिनिमम वैल्यू 1 ही थी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के हमेशा 1 ही रहेगी। कब? जब एमपीसी 0 था और जब एमपीएस 1 है तो के की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। अगर आपसे पूछते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज इनफाइनाइट जब एमपीसी आपका 1 होगा
और एमपीएस आपका 0 होगा तो के की वैल्यू मैक्सिमम होगी इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। ठीक है, उसके बाद अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ टफ काम है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक बार माइंड लगाना, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाता है टॉपिक। चलो समझाते हैं आपको। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बोलेंगे भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस समझाओ। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको मान लो दे दी 1000 करोड़ और ये बोल दिया कि एमपीसी की वैल्यू मान लो 0.5, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, मैं सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो इसके थ्रू बताओ कि कैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क करता है। वर्क का मतलब क्या है, हमने हर बार पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी तो इनकम भी बढ़ेगी और मल्टीपल टाइम बढ़ेगी। भाई कैसे बढ़ेगी दिखाओ, वही वर्किंग आपको दिखानी है कि कैसे बढ़ेगी। इसमें कंजम्पशन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक का कंजम्पशन किसी और की इनकम बनता है, तो कंजम्पशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अब करना क्या है दोस्तों, कि आपको एक बनानी है टेबल। टेबल में आप क्या करोगे, 4-5 कॉलम बना लो। 4-5 कॉलम बना लो जिसमें पहले कॉलम में राउंड्स लिखे जाएंगे, दूसरे कॉलम में चेंज इन आई लिखा जाएगा, उसके बाद चेंज इन वाई लिखा जाएगा, उसके बाद चेंज इन सी लिखा जाएगा। मन हो तो चेंज इन एस भी लिख देना, चेंज इन एस भी लिख देना। अब देखो मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं इसको, ध्यान से देखना आप लोग। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे राउंड्स, ठीक है। उसके बाद चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद चेंज इन इनकम, उसके बाद चेंज इन कंजम्पशन, उसके बाद चेंज इन सेविंग्स। अब सबसे पहली बात, राउंड्स में फर्स्ट राउंड एटलीस्ट 3 से 4 राउंड करके दिखाओ, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड सो ऑन। उसके बाद करके दिखाएंगे बेटा जी टोटल। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना आपको? गुड। अब सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट उन्होंने दी हुई है एग्जाम में 1000 करोड़, लिख दी मैंने ऐसी की ऐसी। अब इन्वेस्टमेंट जितनी हुई है कंट्री में, फर्स्ट राउंड में इनकम जनरेट कितनी होगी, भाई हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 तो होती है ना, तो एटलीस्ट 1000 करोड़ के 1000 तो बनेंगे ना, ये लॉजिक है। तो यहां आप सेम टू सेम 1000 करोड़ जो भी दिया हो, चाहे 500 करोड़ दिया हो आपको पेपर में, चाहे कितना भी कुछ वैल्यू दी हो, आप सेम टू सेम यहां लिखें कि एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू 1 तो होगी ना। अब अब बात आती है चेंज इन कंजम्पशन पे, ये आप निकाल सकते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी आपका 0.5 गिवन है, चेंज इन सी निकालना है, चेंज इन वाई आपको 1000 करोड़। अब 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो आपका आएगा बेटा जी 500 करोड़। ये आपने यहां लिख दिया। अब सेविंग कैसे निकालें, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, 1000 में से 500 को माइनस कर दो, ये सेविंग आ गई, सिंपल। अब सेकंड राउंड में क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है भैया, एक का कंजम्पशन किसी और की इनकम बनता है। वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम, ये बन गया इनकम। इन्वेस्टमेंट को टच भी मत करना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बार बार 100 1000 1000 लिख देते हैं। ये एक ही बार लिखना है 1000 करोड़, बार बार नहीं लिखना, खत्म। अब अगर इनकम 500 है तो कंजम्पशन कितना आएगा, अब यहां 500 लिखेंगे, यहां 500 लिखूंगा, इंटू 0.5 करूंगा तो कितना आएगा 250 करोड़। समझ में आ रहा है? अब एक का कंजम्पशन किसी और की इनकम बनेगा 250 करोड़। अब यहां 250 लिखूंगा क्योंकि नई इनकम आ गई मेरे पास, एमपीसी 0.5 ही है, डेल्टा सी निकालना है। तो 250 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 0.5 से, तो आएगा बेटा जी 125 करोड़।
और सेविंग निकालनी है, माइनस कर दो y में से c को, 250 125, इतना एटलीस्ट करके दिखाओ, फिर चाहे आप बोल दो एंड सो ऑन। अब टोटल निकालने की जब बात आती है तब बच्चा सोचता है भाई क्या करूंगा यार। सबसे पहले आप निकाला करो k, 1/1 माइनस एमपीसी, ये पहला स्टेप होता है। आपका एमपीसी दिया हुआ है आपको, आपका k आराम से निकल के आ गया 2 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, k आ गया 2 टाइम्स। अब k का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर k आ गया 2, चेंज इन इनकम मुझे टोटल निकालना है यहां पे, लेकिन चेंज इन आई तो है मेरे पास टोटल 1000, तो सिंपल है कि मेरा चेंज इन वाई जो है वो आ गया 2000 करोड़। लिख दो 2000 करोड़। बोलोगे सर कंजम्पशन कैसे निकालूं? भाई जैसे यहां पे निकाल रहे थे वैसे यहां भी निकाल लो। अब आपके पास फॉर्मूला है एमपीसी का, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। एमपीसी आपके पास है, चेंज इन सी आपको निकालना है। अब तो चेंज इन वाई आ चुका 2000, मल्टीप्लाई करो 1000 आ गया। अब इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करो, सेविंग भी आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, समझ में आया? तो यहां भी आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1000 तो नहीं है, 100 करोड़ है, एमपीसी 0.5 है और वर्किंग करके दिखा रखे, टोटल निकाल के दिखा। इस तरह से आप करेंगे। राउंड्स में एक का कंजम्पशन किसी और की इनकम बनता है, जरूर दिखाएं, जरूर दिखाएं, मैं बोलता हूं, ठीक है? इस तरह से प्रोसेस चलता है मल्टीप्लायर का। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ना छोड़े, इसके बिना आपको आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेन जरूर करना है आपको। और एक्सप्लेन कैसे किया? टेबल जैसे मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया, बहुत आसान है। एक्सप्लेन करे बिना बात नहीं बनेगी दोस्त। डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, एडी और एएस बनाओ पहले बस। अब मल्टीप्लायर ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट जब बढ़ाती है गवर्नमेंट, ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जब एडी बढ़ता है तो आपकी इनकम जो ओ वाई थी, अब वो ओ वाई 1 हो गई। हाँ, इनकम में जो चेंज आया वो इन्वेस्टमेंट के चेंज से कई ज्यादा आया। जितना ज्यादा चेंज आया वही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। ये डायग्राम है सिंपल। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब बचे न्यूमेरिकल्स, वो कैसे करते हैं? सर बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जैसा न्यूमेरिकल पेपर में आएगा ना एक वैसा कराता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपको बोल रहा है यहां पे एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम है, वहां कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन गिवन है और इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 700। बोल रहा है फाइंड नेशनल इनकम। इस चैप्टर में है ही दो फॉर्मूले जो मेन फॉर्मूले हैं इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, बाकी फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम निकालने का, न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला बता रहा हूं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल्स कैसे करें, आइए देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला दोस्त, C प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई। क्यों? लॉजिक है, C प्लस आई एडी होता है, वाई आपका एस होता है। यार जब एडी बराबर एस होता है उसे तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इतना आसान फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। ये आपको पता है क्यों। अब जो क्वेश्चन है वो है कि कंजम्पशन दे रखा है 300 प्लस 0.8 वाई, ये आपका सी है, और आई आपको 700 दे रखा है। बोल रहे हैं फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मान लो ये करोड़ में वैल्यू, तो करोड़ में आंसर आना चाहिए। इसको जरूर लिखना पेपर में, करोड़ लाख जो भी दिया होगा। तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए लिखेंगे एज वी नो C प्लस आई इज इक्वल टू वाई। C की वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, 300 प्लस 0.8 वाई और इन्वेस्टमेंट 700 इज इक्वल टू वाई का वाई लिखे रहने दो, तो आपको निकालना है यार। अब वाई भी डाल दोगे वैल्यू, पहली बात तो है नहीं, डालोगे कहां से? तो वाई निकालना है। ये आ गया आपका 1000 प्लस 0.8 वाई इज इक्वल टू वाई। अब करना क्या है यार, वाई को बोलते हैं 1 वाई, पता है ना आपको। वाई में से 0.8 वाई घटाओगे, यानी 1 में से 0.8 घटाओगे तो आपको 0.2 वाई मिलेगा।
अब 1000 को 0.2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा दोस्तों 5000। तो 5000 करोड़ विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये आपका आ गया 5000 करोड़। समझ में आया? ये तो कंजम्पशन की इक्वेशन है। ऐसे ही मान लो आपको सेविंग की इक्वेशन दी होती दोस्तों, आपको सेविंग की इक्वेशन दी होती, कितनी दी होती? सेम इक्वेशन लेके चलता हूं यार, -300 प्लस 0.2y, ये सेविंग की इक्वेशन है। इन्वेस्टमेंट आपको 700 दी हुई है और बोल रहा है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम। ऐसे केस में क्या करें जब सेविंग इक्वेशन दी हो? तो आज भी नो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विलिब्रियम पता है ना आपको, बस बराबर रख दो, कुछ नहीं करना, कुछ प्लस माइनस नहीं करना। सेविंग की वैल्यू आपको ये दी हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये दी हुई है 700, बराबर रखा और कुछ नहीं रखा। अब 300 जाके प्लस हो जाएगा वहां पे, 0.2y इज इक्वल टू 1000, तो y इज इक्वल टू 5000। दैट्स इट, खत्म हो गया आंसर सॉल्व। तो दोनों ही मेथड से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो बेटा। उसके अलावा मान लो कि एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट वाला है यहां पे मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार। सी की इक्वेशन गिवन है, ओके, और आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है 2000। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल देंगे जी, जैसे भी निकाला है C+I करके। फिर बोल रहा है कंजम्पशन निकालो, ये कैसे निकालें? इसी के अंदर सिखाता हूं आपको, इसी के अंदर अगर कंजम्पशन भी निकालना होता है तो y की वैल्यू को दोस्त यहां पे आप पुट कर दो। जो y की वैल्यू 5000 आई है उसको यहां पुट कर दो। ये हो गया 5000 इंटू 0.8, 4000, ये 4300 आ गई। तो आप कंजम्पशन भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू को पुट कर दो। ऐसे ही यहां पर करना पड़ेगा इस न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करो, दिक्कत आएगी हम बैठे हैं आपके लिए। न्यूमेरिकल बता दी मैंने आपको कैसे करने हैं। चैप्टर नंबर 8 इज फिनिश नाउ, कवर हो गया। अब चैप्टर नंबर 9 में क्या आता है दोस्तों? चैप्टर नंबर 9 जो है ना, वो है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा चैप्टर है। एक्सेस डिमांड क्या होती है? जब कंट्री में एडी मोर देन एएस हो, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, नोन एज एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड के रीजंस क्या है यार? एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी बनती है C+I+G प्लस नेट एक्सपोर्ट, बनती है ना। अब कंजम्पशन के बढ़ने से भी एग्रीगेट डिमांड और बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी एडी बढ़ सकता है, आपने देख लिया चैप्टर नंबर 8 में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से भी एडी बढ़ सकता है, भी आपने देख लिया। नेट एक्सपोर्ट बढ़ने से भी एडी बढ़ सकता है। तो एडी बढ़ने के रीजन सारे बन सकते हैं, इसके अलावा और रीजन भी बन सकते हैं। पेपर में आपसे पूछते हैं व्हाट इज एक्सेस डिमांड, आप बोलोगे व्हेन एडी यानी एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, उसे बोलेंगे एक्सेस डिमांड। रीजंस पूछते हैं, आप बोलोगे ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एडी बढ़ सकता है, यस और नो? सर बिल्कुल बन सकता है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है एडी। सी बढ़ने से, आई बढ़ने से, ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी बढ़ने से भी एडी बढ़ सकता है। अब बात आती है नेट एक्सपोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को घटाते हैं तो आता है नेट एक्सपोर्ट। सर नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ने से एडी बढ़ता है ना। नेट एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे? जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे, ध्यान रखना। तो राइज इन एक्सपोर्ट्स, फॉल इन इंपोर्ट, इससे भी नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एडी बढ़ेगा। उसके अलावा दो रीजन और क्या है? सर अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, सब लोग डिमांड बढ़ाना शुरू कर, अगर गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग करवाई, सर ये क्या है नई चीज? डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स बाय द आरबीआई टू मीट द डेफिसिट इन बजट। जब गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट नए नोट प्रिंट करा सकती है, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। रीजंस हो गए। अब बात आती है डायग्राम पे, एक्सेस डिमांड का डायग्राम कैसे देखोगे और एक्सेस डिमांड से क्या रिजल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा,
जब डायग्राम बनाओगे तो आप एएस और एडी बनाते हो। अगर इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एडी इंक्रीज हुआ, इस सिचुएशन को बोल रहे हैं एक्सेस डिमांड। लेकिन ये आपका होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर अगर आप देखें, ये जो गैप आ रहा है ई से लेके मान लो ए तक, इस गैप को क्या नाम दें? इसको नाम देंगे इन्फ्लेशनरी गैप। सर क्यों? बेटा जब डिमांड एक्सेस हो जाए, व्हेन एडी मोर देन एस, जब डिमांड एक्सेस हो जाए तो महंगाई होती है, चीजें शॉर्टेज में हो जाती हैं। डिमांड ज्यादा होने से सप्लाई होती नहीं अवेलेबल, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है। तो इन्फ्लेशनरी गैप को डिफाइन कैसे करेंगे सर? इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बिटवीन द एक्चुअल एडी जो अभी आया नए वाला एंड द एडी रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो एडी इक्विलिब्रियम पे चाहिए था, अब जो एडी ज्यादा हो गया है, ओवर हो गया, एक्सेस हो गया, उन दोनों के बीच के गैप को बोलेंगे इन्फ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है इन्फ्लेशनरी गैप पे। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या है आप बता दोगे? इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी इज मोर देन द रिक्वायर्ड एडी टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इंपैक्ट्स पे। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सर इंपैक्ट तीन चीज पे बताना है आपको, आउटपुट पे, इंप्लॉयमेंट पे और प्राइस पे। प्राइस पे बता दिया कि डिमांड एक्सेस होगी तो इन्फ्लेशन होगा, दैट्स इट, खत्म होगी बात। सर आप मुझे एक बात बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या कुछ पॉसिबल है? मैंने बोला फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और डिमांड बढ़ गई और आगे चलेगी, यहां चलेगा। सर ये तो आ नहीं सकता इकोनॉमी के अंदर। आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, इसका मतलब आपके सारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो गए, आपकी आउटपुट बढ़ नहीं सकती, एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑलरेडी हो। तो नो इंपैक्ट ऑन आउटपुट, क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज कर चुके हैं। और नो इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ चुकी है। ये आपका रीजन होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नो इंपैक्ट दिखता है कि बढ़ रहा है, डायग्राम में दिखता है कि बढ़ रहा है, एक्चुअल में बढ़ नहीं सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या, उसके बाद क्या होगा? तो ये आपका इंपैक्ट्स है। उसके बाद इसका एग्जैक्ट अपोजिट टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, और जब एडी कम हो जाएगा एएस से ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट। तो आप पहले थे बेटा एडी बराबर एएस, इनिशियल इक्विलिब्रियम आपका ये था, आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे यहां थे। अगर एडी कम हुआ तो आप अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आ गए। ये पॉसिबल हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, आउटपुट कम हो सकता है, डिमांड ही नहीं है क्योंकि। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही देखो, जब एडी को रिड्यूस किया आप लोगों ने, मैं डायग्राम फिर से बना के दिखाता हूं आपको। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई था, ये एग्रीगेट डिमांड था। आप दिखाना चाहते हो डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड का कम हो जाना। बट डिमांड कम कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट अगर गिर गई तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसे ही डिमांड कम हुई, तो ये जो गैप आ रहा है ई से लेके ए तक, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही जो गैप है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है आपका। इस गैप को बोलूंगा दोस्तों डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलूंगा? डिफ्लेशनरी गैप। क्योंकि डिमांड नहीं है तो मार्केट गिर जाती है, प्राइस गिर जाते हैं, मंदी सी आ जाती है, डिफ्लेशन हो जाता है। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या है? डिफ्लेशनरी गैप वो गैप है जब एक्चुअल एडी फॉल शॉर्ट हो गया, फॉल हो गया, कम पड़ गया। कौन से एडी से? जो एडी इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए था, उस एडी जब कम हो गया एडी, उसके बीच के गैप को बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। ये साफ साफ यहां लिखा है, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एडी फॉल शॉर्ट। जो नया वाला एडी है फॉल शॉर्ट हो गया, किससे? जो एडी रिक्वायर्ड था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने। रीजंस क्या है बेटा? डिमांड बढ़ने के रीजन पढ़ लीजिए ना, डिमांड कम के भी सेम रीजन हो जाएंगे, बस उल्टे हो जाएंगे। अगर कंजम्पशन कम हो जाए तो एडी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो एडी कम हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो एडी कम हो जाएगा, टैक्सेस कंट्री में बढ़ जाए तो एडी कम हो जाएगा। उसके अलावा नेट एक्सपोर्ट्स कम तब होंगे जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो एडी कम हो जाएगा। इंपैक्ट बड़े आसान है,
क्योंकि जब एडी फॉल होगा तो डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा होगा, आउटपुट रिड्यूस होगी, और आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट किस बात की? भाई आउटपुट ही नहीं है, कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो लोग को कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? तो आउटपुट भी फॉल, एम्प्लॉयमेंट भी फॉल, प्राइस तो गिरेगा क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप पढ़ लिया हमने। तो तीनों चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? फॉल। ये रिजल्ट है इसका डेफिशिएंट डिमांड। वेरी वेरी सिंपल, ये टॉपिक बहुत आसान है। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। उसके लिए हमारे पास दोस्तों पॉलिसी होती है जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई की होती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है बेटा बैंक रेट, दूसरा आता है रेपो रेट। रेपो रेट लास्ट में दिया होगा, समझा रहा हूं, ये रहा रेपो रेट। ठीक है, अब बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क क्या है? दोनों ही इंटरेस्ट रेट है। मेरी बात समझना, सबसे पहले सुनो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इसलिए सुनो, टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, ध्यान रखो हम किस लिए पढ़ रहे हैं, टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, ऑपोजिट कर देंगे। तो एक्सेस डिमांड करेक्ट कैसे की जा सकती है? भाई एक्सेस डिमांड है क्यों? कि कंट्री में, इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास मनी यानी कि पैसा बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस करना है। अब आरबीआई कर सकता है क्या? सर बिल्कुल कर सकता है, आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन अथॉरिटी उसके पास ही है ना। तो कैसे रिड्यूस करेगा आरबीआई? आरबीआई क्या करेगा कि कमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करते हैं, आरबीआई को पता है पब्लिक को पैसा दे कौन रहा है, लोन्स कौन दे रहा है, एक तरह से पब्लिक को कौन दे रहा है लोन, कमर्शियल बैंक दे रहे हैं। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए कुछ महंगा कर दे तो पब्लिक के लिए भी महंगा हो जाएगा, फिर मनी सप्लाई कम हो सकती है। तो आरबीआई करता है बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को बढ़ा देता है। ये क्या होते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट इंटरेस्ट रेट है। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है ना, अगर कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक से लोन कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से लोन ले रहा है तो बैंक रेट पे करना होता है, और कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन ले रहा है, रेपो रेट पे करना होता है। तो दोनों ही रेट को अगर आरबीआई बढ़ा दे तो क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ जाएगी कमर्शियल बैंक के लिए। फिर कमर्शियल बैंक आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, पब्लिक को महंगा पड़ेगा, फिर पब्लिक डिमांड कम करेगी पैसे की। पब्लिक के पास लोन नहीं जाएगा, पैसा नहीं होगा, तो डिमांड कहां से करेंगे? डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करने के लिए क्या किया? लोन को महंगा कर दिया। कैसे महंगा किया? बैंक रेट को, रेपो रेट को, दोनों को बढ़ा दिया। फर्क क्या होता है बैंक रेट रेपो रेट में? बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। कौन चार्ज करता है? आरबीआई चार्ज करता है। किससे लेता है ये? कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने पैसा लिया आरबीआई से, क्योंकि कमर्शियल बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगे ना। तो इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट, दोनों से एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। अब मैं आपको साथ साथ बता देता हूं डेफिशिएंट डिमांड कैसे करेंगे। भाई दोनों को कम कर दो, बैंक रेट भी घटा दो। आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट, रेपो रेट दोनों रिड्यूस कर देगा। उससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स, लोन सस्ते हो जाएंगे, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे, पब्लिक को ज्यादा देंगे, पब्लिक डिमांड करेगी, फिर डिमांड बढ़ जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड में उल्टा होगा, समझ गए? अब एक्सेस डिमांड की सुनो, एक्सेस डिमांड की बातें हम कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड कैसे करेक्ट की जाए? थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है दोस्तों? बाइंग एंड सेलिंग। आरबीआई जो होता है वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है, पढ़ा है ना आपने, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के पब्लिक डेट को मैनेज करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाय और सेल किया जाता है। अब अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड चल रही है तो पैसा लोगों से खींचना है, तो आरबीआई क्या करता है? पब्लिक को लालच देता है, कमर्शियल बैंक्स को लालच देता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में इशू होने वाली है, प्रॉफिट होगा। तो आरबीआई ने क्या किया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया, और पब्लिक ने खरीदना शुरू कर दिया, कमर्शियल बैंक ने खरीदना शुरू कर दिया। तो सारे पैसे आ गए किसके पास? आरबीआई के पास। अब बताओ, सारा पैसा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया लोगों ने, अब कंजम्पशन कहां से करेंगे, डिमांड कहां से करेंगे? तो डिमांड रिड्यूस होने लगेगी। तो अगर एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करना है, आरबीआई क्या करता है? सेल करता है। सेल पे ध्यान दो, सेल करता है किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ताकि लोग पैसा यहां इन्वेस्ट कर दें और डिमांड ना कर पाए आगे।
डेफिशिएंट डिमांड होती तो परचेज करेगा और पैसा वापस लौटा देगा, लो डिमांड करो, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आ सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सर कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा अपने डिपॉजिट का रिजर्व की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है, जिसे बोलते हैं सीआरआर। कुछ पैसा अपने पास भी लिक्विड फॉर्म में, रिजर्व फॉर्म में रखना होता है, उसे बोलते हैं एसएलआर। तो रिजर्व रेशियो है, जितना ज्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा उतने ज्यादा कमर्शियल बैंक ना कम लोन दे पाएंगे। यार 1 लाख रुपए आज डिपॉजिट आए, उसमें से 10,000 रिजर्व मेंटेन करना पड़ रहा है, 90,000 दे पाएगा लोन। अगर रिजर्व 20,000 मेंटेन करना पड़े तो कमर्शियल बैंक 80,000 लोन दे पाएंगे। तो आरबीआई यही करता है, आरबीआई बोलता है भैया सीआरआर एसएलआर बढ़ गए, आरबीआई बढ़ा देता है पीछे से एसएलआर और सीआरआर, रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक को रिजर्व मेंटेन ज्यादा करने पड़ेंगे, तो लोन्स कम दे पाएगा, और लोन्स कम दे पाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो टू रिड्यूस द एक्सेस डिमांड, आरबीआई विल इंक्रीज द सीआरआर, इंक्रीज द एसएलआर, दोनों को बढ़ा देगा और कमर्शियल बैंक फिर लोन्स कम दे पाएंगे, कैपेसिटी कम हो जाएगी लोन देने की। ये था। उसके बाद अगर आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, फर्क क्या है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में? ये इंस्ट्रूमेंट्स सब बैंक्स के लिए सेम नहीं होते, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर बैंक के साथ कुछ करना हो तो ये यूज होता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है, याद दिलाता हूं, रिवीजन चल रही है हमारी, याद आना चाहिए आपको, आना भी चाहिए और आएगा भी। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता था कि जब आप लोन लेते हो बैंक से तो सिक्योरिटी रखवाते हैं, तो जितनी मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है और जो आप लोन ले रहे हो उसके बीच के डिफरेंस को बोलते थे मार्जिन। आपने 10 लाख का लोन लिया और 12 लाख की सिक्योरिटी रखवाई कलेक्टर, तो 2 लाख क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये अगर बढ़ा दी जाए, 2 लाख से 4 लाख कर दी जाए, तो 12 लाख की सिक्योरिटी पे सिर्फ 8 लाख का लोन मिलेगा, डिफरेंस बढ़ा दिया ना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने से जो बोरोवर्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं कि यार ज्यादा सिक्योरिटी और कम लोन मिल रहा है, तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अभी लोन नहीं लेना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ लोन। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे कि मैंने बोला कि 1 लाख सिक्योरिटी रखवाई आपने, आपको लोन मिला 80,000 रुपए, तो 20,000 की क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर इस रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए, 20 से 30 कर दिया जाए, तो 1 लाख के सिक्योरिटी पे आपको 70,000 का लोन मिलेगा। कौन चाहेगा कम लोन मिले? तो एक्सेस डिमांड के टाइम पे रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाता है ताकि लोन कम ले लोग, और डेफिशिएंट डिमांड केस में इसको घटा दिया जाता है ताकि लोग लोन ज्यादा लें। मॉरल सुएशन बहुत सिंपल पॉइंट यही है, सबसे सिंपल पॉइंट यही होता है, क्योंकि यहां आदमी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है, समझा रहा है किसको, कमर्शियल बैंकों की, भैया एक्सेस डिमांड चल रही है, लोन ज्यादा क्रिएट मत करो, लोन ज्यादा क्रिएट करोगे तो पैसा और बढ़ेगा। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंड्यूस करता है, समझाता है। अब देखो समझाएगा तो प्रेशर भी होगा, क्योंकि आरबीआई बोल रहा है कमर्शियल बैंक को, बड़ा बैंक है आरबीआई, तो प्रेशर भी है और इंड्यूसमेंट भी है। तो मॉरल सुएशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है परसुएशन का और प्रेशर का, समझा भी रहा है और प्रेशर भी है। इसलिए क्या समझा रहा है कि भैया लोन मत दो, एडवाइस करता है टू डिस्करेज द लेंडिंग्स, लेंडिंग मत करो, अभी डिमांड बहुत ज्यादा है। बस समझ समझ जाएंगे फिर कमर्शियल में, नहीं समझेंगे तो भाई फिर डायरेक्ट एक्शन भी होते हैं उसके बाद। समझ में? डेफिशिएंट डिमांड चल रही होती तो ये समझाता कि लोन बढ़ा, सिंपल। उसके बाद सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स बहुत तरह के लोन देते हैं पब्लिक को, एजुकेशन लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, बहुत सारे लोन। तो आरबीआई बोलता है भैया सेलेक्टेड पर्पस बता देता हूं मैं आपको कि इस पर्पस के लिए लोन दो, इस पर्पस के लिए मत दो। कौन से पर्पस के लिए मत दो? जिन लोन से और पैसा बढ़ेगा, यार स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए आप लोन दे रहे हो तो स्पेकुलेशन करेंगे, शेयर में इन्वेस्ट करेंगे और पैसा बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ सकती है, कंट्री में पैसा और बढ़ सकता है, हमें तो रिड्यूस करनी है डिमांड। एक्सेस डिमांड के टाइम पे आरबीआई बोलता है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए लोन मत दो, या और ऐसी कोई एक्टिविटी से पैसा और बढ़े उसके लिए लोन मत दो। सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए लोन दो, एग्रीकल्चर के लिए दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए दो, एजुकेशन लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोन मत दो जिससे पैसा और बढ़े। तो सेलेक्टेड कैटेगरी बता देगा भाई इसको देना है, इसको नहीं देना है। जिससे डिमांड बढ़ती हो ज्यादा उसके लिए लोन अभी मत दो, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो सबके लिए लोन दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होता है सेलेक्टिव कंट्रोल।
ये थी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों। उसके बाद आती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आरबीआई की नहीं होती, फिस्कल पॉलिसी बेटा गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। वो लिखा है यहाँ पे कि फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के हाथ में क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है एक तो टैक्स, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले इसको समझो। मान लो एक्सेस डिमांड चल रही है, एक्सेस डिमांड चल रही है, एक्सेस डिमांड के समय पे गवर्नमेंट चाहती है डिमांड रिड्यूस कर, तो गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाती है ताकि डिमांड रिड्यूस हो जाए। तो फिस्कल पॉलिसी में एक्सेस डिमांड के समय पे टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा, सो दैट सिंपल। और पब्लिक पे जो एक्सपेंडिचर करना है उसे रिड्यूस कर देती है, क्योंकि पब्लिक पे खर्चा करेगी तो उससे इनकम और बढ़ेगी, डिमांड और बढ़ेगी। डिमांड तो बढ़ानी नहीं है, तो उस समय पर गवर्नमेंट अपना खर्चा जो है वो कम करना शुरू कर देती है पब्लिक के ऊपर, टैक्सेस बढ़ा देती है, खर्चा कम करना शुरू। अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रही होती तो टैक्सेस घटा देते थे लोग, डिमांड बढ़ाए और पब्लिक पे एक्सपेंडिचर और करती। अब रह गई दो चीजें। रेवेन्यू पॉलिसी में टैक्सेस आता है, क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्सेस से आती है, समझ में आपको आ गया होगा। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर आता है, दोनों बातें मैंने बता दी। अब बचा पब्लिक बोरोविंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। पहले समझो व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। आप खुद दिमाग लगाओ, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप, कि अगर एक्सेस डिमांड चल रही है कंट्री में तो क्या नए नोट प्रिंट किए जाएंगे? भाई नए नोट प्रिंट करेंगे, उससे मनी का फ्लो और बढ़ेगा, मनी सप्लाई और बढ़ेगी, डिमांड तो और बढ़ जाएगी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस किया जाता है, नहीं की जाती डेफिसिट फाइनेंसिंग इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। जब डिमांड डेफिशिएंट होगी तब कर सकता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की बिल्कुल मनाही है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। पब्लिक बोरिंग्स क्या होता है? आपको पता है गवर्नमेंट पब्लिक से भी लोन ले सकती है। कैसे? भाई गवर्नमेंट अपनी कुछ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स हो गया, किसान विकास पत्र होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, ट्रेजरेबल्स हो गया, गवर्नमेंट मार्केट में इशू कर देती है पब्लिक को, और पब्लिक वो सारा पैसा इन्वेस्ट करती है उन सिक्योरिटी में। अल्टीमेटली पैसा आया किसके पास? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, इसका मतलब पब्लिक के पास पैसा खत्म हो गया। तो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट पब्लिक बोरोविंग्स ज्यादा करती है ताकि लोगों के पास पैसा कम हो जाए। देखो ये पॉइंट समझाता हूं आपको, कहां लिखा है, कैसे लिखा है। Government borrow money from public in form of public deposits. During excess demand, government borrow money from public to withdraw excess money held by public. कैसे करती है विड्रॉ? सिक्योरिटी डाल देगी, कुछ और इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगी। इट हेल्प टू रिड्यूस एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। डेफिसिट फाइनेंसिंग तो बिल्कुल नहीं की जाएगी, क्योंकि डिमांड एक्सेस है तो उसे रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 8 और 9 बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दी विद न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं, प्रैक्टिस से बात बनेगी, अदरवाइज कुछ नहीं। जितना अच्छे से करोगे उतना एग्जाम बढ़िया होगा। फटाफट फटाफट मत करो, आराम से करो। देखो मैंने भी आराम से कराया, आपको सब कुछ कवर हो गया। आराम से करो, तसल्ली से सारी चीजें हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रट्टाफिकेशन नहीं करनी। ओके, तो मैक्रो का आपका चैप्टर नंबर 8, 9, 7 और नेशनल को भी रिवाइज करा चुका हूं मैं। तो इतना अच्छे से कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।